हाँ बच्चों, तो कल हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ऑर्डर लिखेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ रहे थे। उसमें कुछ और रूल्स हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर बात की जाए नेक्स्ट रूल का, तो क्या लिखेंगे? आइसोलेटेड बेंजीनवाइड रिंग are more stable than fluid benzoate ring. जैसे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग मान लो कि बेंजीन रिंग दिया गया है, दो बेंजीन रिंग है, अलग अलग दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल। ये इसमें दो अलग बेंजीन रिंग है, इससे कुछ नहीं लेना देना है, ये अलग बेंजीन रिंग, ये अलग बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल है। और फ्यूज्ड बेंजोइड रिंग लिया जाए, जैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, यह है बेटा नेफ्थलीन। तो इन दोनों में से आइसोलेटेड जो अलग अलग बेंजीन रिंग है वो ज्यादा स्टेबल है। एंड नेक्स्ट रूल इज इन फ्यूज्ड बेंजोइड रिंग the resonating structure having more number of benzene ring या बेंजीनवाइड रिंग इज मोर स्टेबल। जैसे अगर मान लो कि फ्यूज्ड पॉलीबेंजोइड रिंग दिया गया है, ये नेफ्थलीन है बेटा, और दूसरा नेफ्थलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिया गया है। देखो ये जो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसे रूल दिया गया है, तो इसको मैंने अभी यहां नोट कर दिया। इन दोनों में अगर बात किया जाए तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन रिंग बना रहा है। जबकि यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये भी बेंजीन रिंग बना रहा है और ये भी बेंजीनवाइड रिंग बना रहा है। तो इसमें दो दो बेंजीनवाइड रिंग बन रहे हैं, इसमें एक बन रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। एक और रूल है, उसे हम लोग इसके बाद नोट करेंगे, अभी आप इसे नोट करिए। ये दोनों रूल्स को आप नोट करें। नेक्स्ट रूल बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग चार्ज हैज, कोई भी चार्ज हो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल
Then क्रॉस कंजुगेशन, ब्रैकेट में लिख लेंगे इफ चार्ज कंटेनिंग एटम इज सेम। ये कब होगा? जब चार्ज कंटेनिंग एटम क्या हो? सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन, यहां पर माइनस चार्ज है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, तो क्या होगा? माइनस चार्ज जब इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। मैंने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप किए होंगे होमवर्क, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि यहां से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना। तो एक तो क्वेश्चन ये दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस पे माइनस चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर जब ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आप क्या देख रहे हो कि ये और ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसमें ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। अब हमें इन तीनों का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अगर मान लो कि इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, तो आप क्या देख रहे हो? माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल। सर रेजोनेंस हो रहा है बहुत। सर माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए दो डबल बॉन्ड के पास कंटिन्यूअसली चल रहा है, जबकि ये माइनस चार्ज कंफ्यूज है कि इधर रेजोनेंस करें कि इधर रेजोनेंस करें। अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर कंटिन्यूअस कंजुगेशन हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है, जबकि यहां पर क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। तो 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप बोलोगे कि 1, क्योंकि वहां कंजुगेशन कैसा है? एक्सटेंडेड है। तो आप क्या बोलोगे कि ए इज मोर स्टेबल। अच्छा, ए और सी तो सेम ही है सर, क्योंकि इसको उठा के 180 से रोटेट करके रख दो तो यही बन जाएगा। मतलब ए इज इक्वल टू क्या है? सी, मोर स्टेबल देन बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां की अगर बात करें, यहां पर ये तीन माइनस चार्ज दिए गए हैं, यही माइनस चार्ज है, रेजोनेंस करके पहले एन पे आया, फिर रेजोनेंस करके ओ पे आया। यहां पर क्या था कि तीनों जगह माइनस चार्ज कार्बन पे था, यहां पर कार्बन पे आया, नाइट्रोजन पे आया, ऑक्सीजन पे आया। अब वो रूल नहीं लगेगा क्रॉस कंजुगेशन का और एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, क्योंकि चार्ज कंटेनिंग एटम क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अब डिफरेंट हो गए तो क्या देखोगे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं पे तो चार्ज है सर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पीरियड से बिलोंग करते हैं, और पीरियड में जो फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। इसका मतलब सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से माइनस चार्ज है, और कार्बन की ईएन सबसे कम है, इससे माइनस चार्ज है, सबसे कम स्टेबल होगा। तो अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर यही आएगा, सबसे ज्यादा सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। ये हो गया आपका आंसर, नोट करिए। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लोन पेयर। ये एक अलग टाइप का स्टेटमेंट है, टाइप ऑफ लोन पेयर। सर लोन पेयर का टाइप भी होता है क्या? तो क्या डालते हैं हेडिंग? टाइप ऑफ
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो वो क्या हो सकता है, या तो लोन पेयर होगा और निगेटिव चार्ज होगा। तो दो तरह के निगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्डेड और दूसरा पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, और दूसरा होगा पाई बॉन्डेड लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। अगर सिग्मा बॉन्डेड लोन पेयर किसे बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर which is not involved in resonance। जैसे अगर बात करें तो यहां पर कार्बन है CH3, CH2 और यहां पर NH2 है। तो ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर। और जब रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात आती है कि पाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर which is involved in resonance। which is involved in resonance। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ NH2 है, यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे बेटा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा। इस लोन पेयर से पूछो कि लोन पेयर भाई तू रेजोनेंस कर रहा है क्या, तो बोलेगा कि हाँ मैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हूं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई लोन पेयर। और इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा लोन पेयर। अब देखो यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है, तो भाई एक सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और ये भी सिग्मा जैसा लोन पेयर काउंट हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा मतलब sp3। यहां पर देखा जाए तो 1 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा, और ये लोन पेयर चूंकि यहां पर रेजोनेंस कर रहा है इसलिए पाई है, तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो आप पहले इसे नोट करेंगे, टाइप ऑफ लोन पेयर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अच्छा, किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर ऐसा होगा जो रेजोनेंस करेगा, बाकी रेजोनेंस नहीं करेंगे। मतलब किसी एटम का एक ही लोन पेयर पाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, बाकी जो होंगे
वो सिग्मा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इसे नोट करें, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए लोन पेयर कंटेनिंग एटम ड्यू टू रेजोनेंस। हाइब्रिडाइजेशन पर क्या इफेक्ट होगा किसी लोन पेयर कंटेनिंग एटम के ड्यू टू रेजोनेंस, उस चीज को देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर CH3 CH2 OCH3 दिया गया, पूछा गया कि इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। और दूसरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो बेटा, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या कहीं, तो आप बोलोगे कि नहीं। तो ये लोन पेयर कैसा होगा यहां पर, तो आप बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड जैसा। ये लोन पेयर कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड जैसा। सिग्मा नॉन बॉन्डेड लोन पेयर है। अब टाइप ऑफ, अब यहां पर सिग्मा की बात कर ले, कितने सिग्मा है यहां पर, तो आप बोलोगे सर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा ये है, चौथा सिग्मा ये है। ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्ड पेयर है, लेकिन सिग्मा तो है सर। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, और चार सिग्मा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब यहां की बात करें लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन सर एक एटम के पास चाहे जितने भी लोन पेयर हो, सिर्फ उसमें से एक क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस किया वो क्या हो गया, पाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो नहीं किया वो क्या हो गया, सिग्मा हो गया। अब चलो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये तो पाई है, और तीन सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा, sp2। तो देख बेटा, यहां भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, यहां भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, बट ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड किया। यहां पर जब रेजोनेंस हुआ तो ये ऑक्सीजन हो गया sp2, और जब ये रेजोनेंस नहीं हो रहा था तो क्या हो गया, sp3। क्या हो गया था, sp3। जैसे एक मॉलिक्यूल है बेटा जिसका नाम है मैलामाइन। क्या नाम है, मैलामाइन। स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ही आसान है। ऊपर नाइट्रोजन लिखना, फिर दो कार्बन लिखना, फिर दो नाइट्रोजन लिखना, और फिर एक कार्बन लिख देना। देख तो बेंजीन जैसा हो गया क्या, बोलोगे कि हाँ सर बेंजीन जैसा तो हुआ, लेकिन अल्टरनेट पे कार्बन नाइट्रोजन है। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगा दो, लगा दिया सर। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तीन ही बॉन्ड है, एक NH2 यहां लगा दो, एक NH2 यहां लगा दो, और एक NH2 यहां लगा दो। देख लो तो सभी ने सब बॉन्ड बना लिया है। हाँ सर, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाया है, बना चुका है, तीन बॉन्ड बनाया, बना चुका है, तीन बॉन्ड बनाया, बना चुका है। कार्बन चार बॉन्ड बना चुका है। अब देखो यहां पर कितने लोन पेयर है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैलामाइन। आपको ये पॉलीमर चैप्टर में पढ़ना है। अब पूछा जाए कि मैलामाइन में सिग्मा लोन पेयर कितने हैं और पाई लोन पेयर कितने हैं। तो सिग्मा लोन पेयर जो रेजोनेंस नहीं करे, ये देखो डबल बॉन्ड के ऊपर वाला लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या, आप बोलोगे कि नहीं करेगा सर। ये डबल बॉन्ड के ऊपर वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये भी रेजोनेंस, ये मत सोचना कि सर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस कर लेगा। भाई यहां लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि ये लोन पेयर रेजोनेंस कर लिया होता तो लोन पेयर यहां गया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। भाई यहां पर दो पाई बॉन्ड, एक ये पाई और एक ये पाई, दो पाई और दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेंजीन जैसा रिंग दिखे, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे हो, तो एटम के ऊपर चाहे लोन पेयर हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो रेजोनेंस नहीं करता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहां पर बेंजीन रिंग मैंने बनाया और इस पे जस्ट निगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस करेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या,
फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा क्या? आप बोलोगे कि नहीं करेगा। यहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, मतलब यहां पर नो रेजोनेंस। और ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? रेजोनेंस होगा। तो आपसे एक बार जेईई में पूछा गया है कि मेलामाइन में कितने ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस करते हैं, तो ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, 6 मेंबर का रिंग बना लो, सभी कार्बन पे एक एक NH2 डाल दो, हो गया मेलामाइन। तो 6 लोन पेयर हैं जिसमें से 3 लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं और 3 लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। तो 3 सिग्मा लोन पेयर है और यहां पर 3 पाई लोन पेयर है। सिग्मा लोन पेयर को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो सिग्मा लोन पेयर को मैं सर्किल से यहां पर राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, तो देखो ये मैंने राउंड कर दिया। ये क्या है, सिग्मा या पाई है? ये रेजोनेंस किया है सर, तो ये पाई हो जाएगा। हमें तो सिग्मा वाला देखना है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। आपसे पूछा गया कि कौन से लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तो ब्लू सर्किल वाले लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। इसे आप नोट करें। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे इस एग्जांपल को फिर से मैं एलिब्रेट करूंगा इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होगा। पहले नोट कर लें इसे। हाँ बच्चों, जैसे मान लो कि ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया है, यहां पर नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इस मॉलिक्यूल का नाम है पिरिडीन या पाइरिडीन, जो भी बोलो। अब पूछा गया है कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो रहा है रेजोनेंस। पूछा जाए कि ये एन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या, तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, एन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो आप ही लोग में से कोई बोलेगा कि सर लोन पेयर सिंगल डबल क्यों नहीं रेजोनेंस होगा। तो पहले तो कंसेप्ट से समझते हैं। देख बेटा, ये पाई बॉन्ड बना है, तो एक पी ऑर्बिटल, यहां भी एक पी ऑर्बिटल, यहां भी पी ऑर्बिटल, यहां भी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये सब आपस में एक प्लेन में है, तो पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। सपोज ये पीजेड है, तो नाइट्रोजन के पास पीजेड तो एक ही होगा ना, और जब पीजेड एक ही होगा और वो पीजेड पाई बॉन्ड बनाया है, तो लोन पेयर तो पीजेड में नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द प्लेन ऑफ लोन पेयर एंड p orbital of pi bond is different, so lone pair of nitrogen in pyridine does not involved in resonance. ये तो हो गई बात बेटा कंसेप्ट की, कि लोन पेयर और ये पी ऑर्बिटल दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और एक तरीका है समझने का, जिसमें आप पहले से ही मान लो कि माना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, पर जो नहीं हो रहा है उसे मान लिया आपने, तो हाँ पहले मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और करने के बाद अगर सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो हाँ भाई कर रहा है लोन पेयर सिंगल डबल। और भाई लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। भाई लास्ट लेक्चर मैंने बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, इसको आप अच्छी तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे, 3-3 बार करने के लिए बोला था, और आप लोगों में से बहुत बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करके आपने हमको व्हाट्सएप किया था। कुछ बच्चे एरो नहीं बनाए थे, तो उनको मैंने रिप्लाई भी किया कि बेटा आप एरो बनाइए, फिर से उसको करें।
उसी में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो एरो नहीं बनाए थे, फिर से एरो बना के फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भेजे, और कुछ नहीं भी बनाए होंगे। तो बेटा टाइम निकाल के इसे जरूर बनाए, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो आगे ये रेजोनेंस में ये समझ में नहीं आएगा सर ये बॉन्ड इधर कैसे चला गया। एक बार जरूर टाइम दें आप। तो देखो एन का लोन पेयर इधर गया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक करा, एन ने अपना लोन पेयर दिया इसलिए एन पे पॉजिटिव चार्ज। सर ये लोन पेयर दिया इधर गया तो डबल बॉन्ड यहां भी आ गया और यहां पर निगेटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन से पूछो नाइट्रोजन तुम्हारा क्या हाल है, तो क्या बोलेगा नाइट्रोजन? बोलेगा कि यार हमारे पास एक सिग्मा दो सिग्मा और दो सिग्मा है तो मैं एसपी हो गया। कैसा हो गया? एसपी। और एसपी है तो मेरा बॉन्ड एंगल होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्या इस रिंग में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पॉसिबल है क्या? तो बोलेगा कि नहीं। इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं। मतलब पाइरिडीन मॉलिक्यूल ही नहीं सर, यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस रिंग में डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, लोन पेयर आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, रेजोनेंस नहीं करेगा। नो रेजोनेंस। पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड के बीच का रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। रेजोनेंस ऑफ माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल यहां पर नहीं होगा। तो बच्चों आपसे एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि जिन जिन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है वो फिर से एक बार जितना भी मैंने क्लास में कराया है, जितना भी मैंने लेक्चर में कराया है, पिछले लेक्चर में जाके देख के सभी को 3-3 बार कम से कम करें कॉपी पे। इसे आप नोट करें, इसके बाद इसे आगे हम देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस के अंदर ही रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, पढ़ा था आपने कंसेप्ट। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा या कम? सर रेजोनेंस एनर्जी जो है वो रिलीज एनर्जी है। वो कैसा एनर्जी है? रिलीज एनर्जी है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना कम सिस्टम के पास एनर्जी बचा। जैसे सपोज मैं एक सिस्टम हूं और मैंने एनर्जी ज्यादा रिलीज किया रेजोनेंस के कारण, मतलब मेरी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो गई, तो मेरा खुद का एनर्जी तो कम बच गया ना, क्योंकि मैंने एनर्जी ज्यादा रिलीज कर दिया, और खुद का एनर्जी कम है तो मैं स्टेबल ज्यादा हूं। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहां पर इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन करेंगे, मोर द रेजोनेंस एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। मोर द रेजोनेंस एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। जैसे अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है।
आपसे पूछा गया यहां रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। भाई जब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर पहले तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। भाई ये माइनस चार्ज जब इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड यहां माइनस आ गया। तो इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? H2 C पे माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड O। देखो ये यहां आया तो बॉन्ड बना और यहां पर माइनस है। स्टार्ट एंड पोजीशन से माइनस चार्ज, इसके पास डबल बॉन्ड। अब हमें रेजोनेंस एनर्जी इसका पता करना है, तो सबसे पहले हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो इसको इसके ऊपर रख दो। सर 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन बनाओ, बना लिया। सर माइनस डेल्टा तो यहां भी आया है, माइनस डेल्टा तो यहां भी आया है। देखो बेटा ये रियल स्ट्रक्चर है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज स्टेबल अमॉन्ग द ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी जो होती है उसकी स्टेबिलिटी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। रीजन, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है वो एक जगह लोकलाइज होता है, फिक्स होता है, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड जो होते हैं डिलोकलाइज होते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अपने सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसका हमने नंबरिंग कर दिया 1, इसका नंबरिंग कर दिया 2 और इसका नंबरिंग कर दिया 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे बनाते हैं। इधर हमने क्या रख दिया? पोटेंशियल एनर्जी। अगर 1, 2 और 3 की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 होगा। मैं बोलूंगा चलो भाई 1 और 2 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आप बोलोगे सर यहां O पे माइनस चार्ज, यहां पर C पे माइनस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर माइनस चार्ज, मोर स्टेबल। तो यहां पर ये हो जाएगा फर्स्ट जिसमें O पे माइनस चार्ज है, और ये हो जाएगा सेकेंड। अगर बात किया जाए तो ये क्या है? हाइब्रिड है। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा। ये क्या है? फर्स्ट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमने एनर्जी डायग्राम पे तीनों को रख दिया। अब बात आती है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा। तो ये क्या था बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या था? थर्ड। ये थर्ड को हम लोग बोलेंगे ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। तो इसे क्या लिखेंगे? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यह है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यह है रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब यहां पर हम चाहें तो फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि रेजोनेंस एनर्जी जो होगा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा।
फिर से समझो, अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, कोई आयन दिया गया है और उसका रेजोनेंस एनर्जी पता करना है, तो उसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, उसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहचानो कौन सा है, उसके एनर्जी में से रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी नथिंग बट डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुनना बेटा, आपसे पूछा जाए कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस एनर्जी E1 है, क्या है E1, और इसका रेजोनेंस एनर्जी E2 है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन है? इसका रेजोनेंस एनर्जी E1 है, इसका रेजोनेंस एनर्जी E2 है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन है? तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये ज्यादा स्टेबल है तो E1 ज्यादा होगा, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। क्या आंसर आया? E1 इज ग्रेटर देन E2, जबकि ये गलत है बेटा, ये क्या है, रॉन्ग है। ऐसा क्यों सर? इससे बोलेंगे कि तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, तो ये क्या बोलेगा, मेरे सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, तो मैंने बना दिया, एक ये और एक ये। फिर बोलेगा कि मेरे रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाओ, तो मैंने बना दिया। अब बोलेगा कि मेरे सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी में से रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी निकालो, तो E1 आ गया। भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये है। तो इसके एनर्जी को मान लो कि हमने मान लिया H, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आया, E1 माइनस H। अब कोई पूछ रहा है भाई तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो ये रेजोनेंस करके यहाँ गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और ये किए था। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो यही आया। पूछेगा कि तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो बोलेगा कि मेरे सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी में से कौन दोनों में से ज्यादा स्टेबल है, ये मेरे सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी में से रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी निकालो, तो ये भी क्या हो जाएगा, E1 माइनस H। देखो तो दोनों सेम नहीं आया है क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर इनकी अपनी एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल तो इसकी अपनी एनर्जी कम, इसकी अपनी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ये कार्बन से माइनस चार्ज है, लेस स्टेबल है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी की बात किया जाए तो दोनों क्योंकि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए दोनों का रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इफ ए कंपाउंड हैज एन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन देयर इंडिविजुअल एनर्जी मे बी डिफरेंट बट देयर रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज सेम। इनकी इंडिविजुअल एनर्जी E1 और E2, मान लो कि इसका इंडिविजुअल एनर्जी X होता, इसका इंडिविजुअल एनर्जी Y होता, तो हम क्या लिखते हैं, X इज ग्रेटर देन Y, क्योंकि इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो पहले इस पॉइंट को आप नोट कर लें, ये जितना लिखवाया है उसके बाद मैं ये आपको लिखवाऊंगा कि अगर एक कंपाउंड के इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनकी अपनी अपनी एनर्जी अलग हो सकती है, लेकिन उनका रेजोनेंस एनर्जी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसे नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी कंपाउंड के किसी स्पीसीज के इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उनकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी सेम अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका रेजोनेंस एनर्जी जो होगा हमेशा सेम होगा। इस पॉइंट को अभी नोट करेंगे हम लोग। इफ एन स्पीसीज, स्पीसीज क्यों लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है, हैज एन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर then their
individual energy may be different, but the resonance energy of all the resonating structures are always same. देखो, अगर किसी कंपाउंड के पास या किसी आयन के पास n रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उनकी अपनी अपनी एनर्जी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे भाई सेम हो सकती है, कैसे डिफरेंट हो सकती है? मान लो कि एक मॉलिक्यूल दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज एसिटेट आयन। इसका रेजोनेंस कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH3C O पे माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों सेम ही है, ये ऑक्सीजन को उठा के यहां, इसको उठा के यहां। तो देखो, इनकी अपनी एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी यहां पर क्या है? सेम है इनकी। एक मॉलिक्यूल जो अभी मैंने लिया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये रेजोनेंस किया तो क्या बन गया? H2C पे यहां पर माइनस चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O। अब इनकी एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल एनर्जी। इसकी इंडिविजुअल एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। क्यों भाई? यहां O पे माइनस चार्ज है, यहां C पे माइनस चार्ज है। इंडिविजुअल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो स्टेबिलिटी का रिवर्स होगा। सर इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको हमने 2 बोल दिया, तो क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो इस पे O पे माइनस चार्ज, इस पे C पे माइनस चार्ज, O1 इज मोर स्टेबल देन 2। लेकिन वही अगर एनर्जी की बात किया जाए या पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात किया जाए तो स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट। यहां पर इसी तरह से इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो भाई तो दोनों तो एक ही तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। इस O को यहां, इस O को यहां कर दिए हो। मतलब ये है कि ये दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। और स्टेबिलिटी जब सेम होगी तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनकी अपनी एनर्जी सेम भी हो सकती है, अपनी एनर्जी इनकी डिफरेंट भी हो सकती है। यहां पर डिफरेंट है, यहां पर सेम है। लेकिन अगर बात करें रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो A इज इक्वल टू B। यहां भी रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात करें तो 1 इक्वल टू 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी बनाने के लिए, इसका रेजोनेंस एनर्जी हमें डिफाइन करने के लिए, इसका रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को निकालो और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा एनर्जी वही रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो इसका भी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है
और इसका भी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है। इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वही उसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इंडिविजुअल एनर्जी सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो इंडिविजुअल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, और रेजोनेंस एनर्जी तो सेम होगा ही। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल, नॉन इक्विवेलेंट अगर बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इनका इंडिविजुअल एनर्जी डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफरेंट होगा। रेजोनेंस एनर्जी तो सेम होगा ही होगा। तो इसे आप नोट करें बेटा। अब बच्चों एक वर्ड मैंने लिखा था, इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसमें रेजोनेंस हो रहा है और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस कंपाउंड के आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या लिखेंगे, इफ इन ए स्पीसीज resonance takes place and all the resonating structure are identical, then if in a species resonance takes place and if resonating structures are same, then the resonating structure are called as equivalent और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे जैसे मान लो कि यहां पर दिया गया है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करके क्या बना रहा है, CH3CO पे माइनस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है बेटा, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहां पर मान लो कि ऐसा दिया गया है CH3S डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, ये माइनस चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, एक इधर बना रहा हो और एक इधर बना रहा हो, CH3S डबल बॉन्ड O और ऊपर O माइनस, और दूसरा जो बना रहा हो CH3 डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 3 इक्विवेलेंट
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहां पर। कितने हैं? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि हमने ये मॉलिक्यूल लिया फिनॉल, OH होता तो फिनॉल होता, H+ निकाल दिया तो फिनॉक्साइड आयन या फिनेट आयन इससे बोलते हैं। ये O पे माइनस चार्ज है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर यहाँ C पे आ जाएगा तो इक्विवेलेंट नहीं हुआ। ये क्या हुआ? नॉन इक्विवेलेंट या नॉन आइडेंटिकल। तो एक बार यहां माइनस चार्ज आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, और एक बार फिर से माइनस चार्ज जब यहां आएगा तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर बेटा 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या है? 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों भाई? एक बार माइनस चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, और जब दूसरी बार फिर यहां आएगा तो उसमें यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो चूंकि सर ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज से कार्बन पे माइनस चार्ज आ जा रहा है, जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन पर ही दोनों टाइम रह रहा है, तो चूंकि वहां रेजोनेंस ज्यादा भी हो रहा है फिर भी ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी हो रही है। दोनों बार माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही जा रहा है। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है तीनों में। इसमें और इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट, जिसमें ऑक्सीजन से माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। उसके बाद ये हुआ और इसके बाद ये हुआ। तो कार्बोक्सिलेट आयन में और फिनॉक्साइड आयन में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉक्साइड आयन से, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अलग बात है कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, कि लेकिन रेजोनेंस की क्वालिटी जो फर्स्ट में हो रहा है कार्बोक्सिलेट में वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जा रहा है, जबकि यहां माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कहां जा रहा है? कार्बन पर जा रहा है। इसे बेटा आप नोट करें पहले। हाँ बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, लेकिन एक बार मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन चीजों को एक बार अच्छी तरह से देखेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम से कम 3 बार आप कॉपी पे करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।